लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं हूं शिवानी और मैं आपको सिखा रही हूं एकदम आसान तरीके से इंग्लिश, शुरुआत से लेके आखिर तक, जब तक आप लोग फ्लुएंट एंड कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते। ये है मेरी लर्न इंग्लिश सीरीज का लेक्चर नंबर 5 और आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम इंग्लिश के सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ये एक चीज अक्सर लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है कि सेंटेंसेस ठीक से कैसे बनाएं। तो आज हम सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे और सब्जेक्ट्स, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल मिस नहीं करनी है क्योंकि इसके बिना फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोली जा सकती। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। अब अपना सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीजें पता होनी चाहिए: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। अब क्या ये 3 चीजें सिर्फ इंग्लिश भाषा में होती हैं या और लैंग्वेजेस में भी इनका यूज होता है? जैसे कि हिंदी, क्या हिंदी में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब होता है? क्यों नहीं होता? बिल्कुल होता है। हिंदी लैंग्वेज में भी ये तीनों चीजें होती हैं और इसलिए हम पहले हिंदी का सेंटेंस लेके इनको समझेंगे कि हमारे लिए ऐसे बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस ऑलरेडी लिखा हुआ है और ये सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलती हूँ। क्रिकेट क्या है सबको पता होगा। अब मैं क्रिकेट खेलती हूँ, हमें इस सेंटेंस में वर्ब बताना है, सब्जेक्ट बताना है और ऑब्जेक्ट बताना है। तो सबसे पहले तो वर्ब होता क्या है? वर्ब होता है क्रिया, यानी कि कार्य या काम या एक्शन बोल लो। तो इस सेंटेंस में क्या कार्य हो रहा है? मैं क्रिकेट खेलती हूं। जो यहाँ पे कार्य हो रहा है वो है खेलना, यानी कि खेलती हूं। और इसीलिए यहाँ पे जो वर्ब है वो है खेलती हूं। तो अब वर्ब तो हमें पता चल गया। अब सब्जेक्ट क्या होता है? किसी भी सेंटेंस में जो भी चीज या जो भी इंसान ये कार्य करता है ना, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये कार्य, यहाँ पे कार्य है खेलना। कौन कर रहा है इसको? कौन खेल रहा है? मैं खेल रही हूं ना। इसीलिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो है मैं। और अगर हमें ऑब्जेक्ट निकालना हो तो मैं क्या खेल रही हूं? मैं खेल रही हूं क्रिकेट और इसीलिए क्रिकेट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमें इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब हमें पता चल गया। अब हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। यही करते हैं ना लोग, कई लोग ऐसे करते हैं, वो पहले सोचते हैं हिंदी में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में। तो अगर हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो पहले तो हम एक एक वर्ड को करेंगे। मैं का आ जाता है आई। मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि मैं का इंग्लिश वर्ड है आई। क्रिकेट तो अपने आप में एक इंग्लिश वर्ड है ही। इसकी स्पेलिंग होती है CRICKET, क्रिकेट। और फिर खेलती हूं यानी खेलना का जो इंग्लिश वर्ब होता है, जो क्रिया होती है, उसको हम प्ले कहते हैं। अब इस सेंटेंस में भी कार्य क्या हो रहा है? खेलना, प्ले। तो वर्ब तो यही है। सब्जेक्ट कौन है? कौन खेल रहा है? मैं, यानी कि आई। सब्जेक्ट ये है। और क्या खेल रही हूं मैं? क्रिकेट, इसलिए ऑब्जेक्ट ये है। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों? वर्ड्स तो सारे सही हैं। मैं का आया आई, क्रिकेट का क्रिकेट, खेलने का प्ले। वर्ड्स तो सारे सही हैं, लेकिन ये सेंटेंस इसलिए गलत है क्योंकि इन वर्ड्स का ऑर्डर गलत है। अब इन वर्ड्स का ऑर्डर क्यों गलत है? इन वर्ड्स का ऑर्डर इसीलिए गलत है क्योंकि इंग्लिश और हिंदी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है। हिंदी में जो ऑर्डर होता है ना, जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट वर्ब। यहां देख लो, मैं सब्जेक्ट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट, खेलती हूँ वर्ब, SOV। लेकिन इंग्लिश में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, जो ऑर्डर होता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, SVO। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इसीलिए ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब है, ये इंग्लिश में गलत होता है और सही होता है आई प्ले क्रिकेट। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, फिर हमारा वर्ब है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये SVO रूल जो इंग्लिश का है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब लोग ट्रांसलेट करते हैं ना, ये पंगा हो जाता है, क्योंकि एक तो कोई आपसे कुछ पूछ रहा होता है, आपको उनका जवाब भी देना है, तो पहले तो आप एक एक वर्ड को ट्रांसलेट करोगे, फिर आपको ऑर्डर भी देखना है, इसीलिए गलतियां हो जाती है ट्रांसलेट करते टाइम, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग है। इंग्लिश का क्या है, इंग्लिश का SVO है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको हमेशा याद रखना है। अब एक दो और एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है मैं इंग्लिश सिखाती हूँ ना। तो यहाँ पे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं फिर से कि हमारा वर्ब क्या है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ काम क्या हो रहा है, कार्य क्या हो रहा है, सिखाना, इसलिए ये है हमारा वर्ब। कौन कर रहा है ये काम, जो काम करता है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना। यहाँ पे काम हो रहा है सिखाना, मैं कर रही हूँ ये काम, मैं सिखा रही हूँ, इसलिए यहाँ का सब्जेक्ट मैं है। उसके बाद क्या सिखा रहे हैं हम, क्या सिखा रही हूँ इंग्लिश, इसलिए ये है इसका ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये SOV वाला टूल फॉलो हो रहा है। पर जब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, है ना, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसका सही ऑर्डर क्या होगा, इसका सही ऑर्डर होगा आई, फिर यहाँ पे वर्ब पहले आएगा। तो सिखाने को, सिखाती हूँ को इंग्लिश में बोलते हैं टीच। तो यहाँ पे आ गया आई टीच, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और इसके बाद ऑब्जेक्ट है यहाँ पे इंग्लिश। तो ये SVO ऑर्डर में आ गया, आई टीच इंग्लिश, और इसलिए ये सेंटेंस सही है। अब ऐसे ही तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल है कि आप इंग्लिश सीख रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे काम क्या हो रहा है, सीखना, सीखते हो, यही तो काम हो रहा है। तो ये यहाँ का वर्ब है। अब कौन कर रहा है ये काम, कौन सीख रहा है, आप सीख रहे हो, इसीलिए ये जो सेंटेंस है इसका सब्जेक्ट है आप, और क्या सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो है इंग्लिश। अब इसको अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ, इंग्लिश में बोलना चाहूँ, तो सबसे पहले आपका इंग्लिश वर्ड होता है यू, YOU, ठीक है, ये होता है आप इंग्लिश में। उसके बाद सीख रहे हो आप, सिखाना तो टीच था, पर सीखना इंग्लिश में लर्न होता है। तो ये हो गया LEARN, लर्न। तो हमारा यहाँ पे वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, वर्ब है लर्न, और एंड में बचा क्या, हमारा ऑब्जेक्ट इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश। तो ये वाले जो सेंटेंसेस हैं, आई प्ले क्रिकेट, आई टीच इंग्लिश, यू लर्न इंग्लिश, ये करेक्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, SVO ऑर्डर जो आपको याद रखना है। तो ये होता है इंग्लिश का जो सबसे सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब जैसे जैसे हम सिंपल सेंटेंसेस अच्छे से सीख लेंगे, उसके बाद हमें डिफिकल्ट सेंटेंसेस में मुश्किल नहीं होगी। तो ये ऑर्डर जब भी आप सेंटेंसेस बना रहे हो अब इंग्लिश में, ये ऑर्डर ध्यान में रख के बनाने हैं। अगर आप ट्रांसलेट भी कर रहे हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया ट्रांसलेट, फिर भी आपको ऑर्डर ध्यान में रखना है ना। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स ट्रांसलेट करते हैं, उनकी आदत होती है, शुरू में सभी करते हैं, और जब भी आप कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो ये बिल्कुल कॉमन चीज है, लेकिन ऑर्डर ध्यान रखना है।
ऑर्डर ध्यान में रखा तो यहाँ पे गलती नहीं हुई, है ना। अब हमने नए वर्ड्स देखे हैं कुछ, जैसे कि सेंटेंसेस ही हमने एक नया वर्ड देखा है, वर्ब एक नया वर्ड है, टीच लर्न नए वर्ड देख लिए। अब इनके मीनिंग तो आपको समझ आ गए, पर इनको बोलना कैसे, इनकी प्रोनाउंसिएशन, वर्ब, ये भी तो हमें देखनी है ना, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ ये लेक्चर देखना नहीं है, ये सारे वर्ड्स जो हैं, ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, आपको भी बोलने हैं। एम तो वही है ना, मकसद तो वही है कि आप लोग ये चीजें बोलोगे, इसीलिए आपको हर एक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन पता होनी चाहिए। अब मैंने एक वर्ड बोला एक्शन, एक्शन ये कैसे बोलते हैं, और वर्ब, वर्ब, अब इनकी हम जल्दी से प्रोनाउंसिएशन देख लेते हैं ताकि आप भी इन्हें अच्छे से बोल पाओ। अब आज हमने कई न्यू वर्ड्स सीखे हैं, यानी कि लर्न करे हैं। अब हमें इन सारे वर्ड्स की वोकैबुलरी एंड प्रोनाउंसिएशन ठीक से आनी चाहिए। वोकैबुलरी में सबसे ज्यादा इंग्लिश में जो कंफ्यूजन होती है लोगों को, वो ये होती है कि एक ही वर्ड के कई मीनिंग्स होते हैं। जैसे हमने देखा था पहले वाले लेक्चर्स में भी, बार वर्ड मैंने आपको बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, उसके 3 अलग अलग मीनिंग्स बताए थे। तो इंग्लिश है ही ऐसी फनी सी लैंग्वेज, ज्यादा सेंस नहीं है इस लैंग्वेज का, कोई खास लॉजिक नहीं है, तो इसलिए लोगों को इसमें बहुत मुश्किल आती है। लेकिन कोई बात नहीं, हम वर्ड्स देख रहे हैं, आप वर्ड्स देखते रहो, उनके डिफरेंट मीनिंग्स किस सेंस में वो यूज होते हैं, सिर्फ एक सेंस नहीं होता, कई वर्ड्स के 2-3 सेंस होते हैं, वो सब आप समझते रहो तो आपसे हो जाएगा। तो अब सबसे पहले मैं एक वर्ड बोल रही थी, वर्ब, 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 वर्ब बोल रही थी ना मैं। तो यहाँ जो ये जो वर्ब है ना, यहाँ पे ये जो ई की साउंड है, ये तो अ है। जैसे हमने पहले ये सारी फोनेटिक साउंड समझी हुई है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स 2, 3, 4 नहीं देखे हैं, उनमें फोनेटिक साउंड्स मैंने बहुत डिटेल में करवाई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं देखा है तो प्लीज देख लेना। अब वर्ब में ई की साउंड है अ, और इस शब्द में ये जो वर्ड है वर्ब, इस वर्ड में ये जो आर लेटर है, इसकी बहुत सॉफ्ट साउंड है। मैंने आपको सॉफ्ट साउंड एंड फुल साउंड का भी कॉन्सेप्ट अपने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, वो भी बहुत जरूरी है। और यहाँ पे आर की सॉफ्ट साउंड है, बिल्कुल हल्की सी, इसलिए इसको ऐसे बोलते हैं हम, वर्ब, वर्ब। तो जिसको ये सॉफ्ट साउंड और फुल साउंड का डिफरेंस नहीं पता है ना, वो इसको वर्ब बोलता है, वर्ब। और अक्सर जो लोग नई नई इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं, वो ऐसे बोलते हैं। तो अगर आप उनमें से हो, आपको प्रैक्टिस करना है, बार बार बोलना है, जब तक आप वर्ब बोलना नहीं सीख जाते। वर्ब, पॉज करो वीडियो को, 5 बार ये बोलो, 10 बार बोलो, फिर आप सही तरीके से बोलने लग जाओगे। ठीक है। वर्ब का मतलब तो हमें पता ही है, क्रिया। हमने इतने सारे जो हमने सेंटेंसेस देखे थे, हमने उनमें वर्ब आइडेंटिफाई करे थे, क्रिया, कार्य, काम, एक्शन, ये सारे वर्ब के मतलब होते हैं। अब मैंने ये चीज बोली थी ना, ये वाला वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस, तो इसको कैसे बोलना है। यहाँ पे जो ई है, इसकी आ रही है साउंड ए, सेंटेंस ए, इसलिए ये आ गया ए। फिर यहाँ पे जो एन है ना, ये पूरा है, सेन, ये हो गया सेन। आप इसको डिवाइड कर सकते हो, अगर आपको मुश्किल हो रही है ना, पहले इसको हम बोल रहे हैं सेन, सेन। फिर यहाँ पे TENCE जो है, इस वाली ई की भी ए साउंड है, इसलिए ट पे ए आ गया। ये वाला एन जो है, ये सॉफ्ट है, ये वाला एन फुल था, इसलिए ये पूरा एन आया था। ये सॉफ्ट एन है, हल्की सी इसकी साउंड है, इसलिए यहाँ बिंदु की तरह आता है, सेंटेंस। और यहाँ पे सी की साउंड स है, सी की 2 साउंड्स होती है, क और स, लेकिन इस वर्ड में सेंटेंस में सी की साउंड स आ रही है, एस की साउंड भी स, सी की साउंड भी स, और ये लास्ट वाला ई है, इसकी अ साउंड आ रही है, तो ये स के साथ अ, स ही हो गया, और ये हो जाता है सेंटेंस। अगर मुश्किल लग रहा है तो इसको आप डिवाइड करो, पहले सेन बोलो, टेंस बोलो, फिर सेंटेंस बोलो। ओके, इसका मतलब क्या होता है, ये जो हमने देखे थे, आई प्ले क्रिकेट, आई लर्न इंग्लिश, ये सेंटेंसेस थे।
तो जब हम एक से ज्यादा वर्ड्स को साथ में लिखते हैं तो वो वाक्य बन जाते हैं, यानी कि सेंटेंस। तो सेंटेंस इंग्लिश वर्ड है वाक्य के लिए। इसके बाद मैंने एक्शन बोला था ना, मैंने आपको बताया था वर्ब मतलब एक्शन। एक्शन मतलब वही कोई कार्य जो आप कुछ चीज कर रहे हो, आप बोल रहे हो वो एक एक्शन है, आप लोग पढ़ रहे हो वो एक एक्शन है, आप मुझे सुन रहे हो वो एक एक्शन है। ये सारे एक्शंस होते हैं, है ना। अब एक्शन को कैसे बोलते हैं? एक्शन। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ए लेटर की 5th वोवेल साउंड आ रही है, एह वाली, जो मैंने आपको मैन और पैन वर्ड में बताई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था बहुत डिटेल में कि ये वाली साउंड हिंदी में नहीं होती, ठीक है। इसलिए एक्शन को कैसे बोलना है? इस अ को जो है यहाँ ए लेटर है, इसको आपको एह बोलना है, एह, ठीक है, एह। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये जो लिखा है, ये इस फोनेटिक साउंड एह का जो रिप्रेजेंटेशन होता है, वोवेल रिप्रेजेंटेशन, वो है। ये हिंदी का कोई चीज नहीं है, बस इस साउंड को एह को हम ऐसे लिखते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मेरा लेक्चर 2 अभी देखना है और समझना है कि ये साउंड एह जो है एह से डिफरेंट क्यों है। मैंने आपको पैन और पेन का डिफरेंस बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये एह साउंड है, ठीक है, एह। फिर सी का आ जाता है क, पूरा क है यहाँ पे, एक्, एक्शन। तो सी का पूरा क आ गया, तो ये कैसे बोल रहे हैं हम? इसको हम बोल रहे हैं एक्, एक्। ये एक् नहीं है, ये एक् है, ए की 5th वाली साउंड जो मैंने आपको बताई थी। तो ये हो गया एक्। और इंग्लिश वर्ड्स में जब TION होता है तो उसको हम शन बोलते हैं। देखने से कहीं नहीं लगता क्योंकि टी की साउंड तो ट होती है, लेकिन जब TION होता है इंग्लिश वर्ड्स में तो उसको हम शन बोलते हैं। और इसलिए ये वर्ड है एक्शन, एक्शन। तो ये वर्ड आपको ठीक से बोलना आना चाहिए, ठीक है। कि थोड़ा सा न्यू जो लर्नर्स हैं उनके लिए इसको ठीक से बोलना थोड़ा मुश्किल है, बट आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। आप एक्ट बोलोगे, आप शन बोलोगे, और आप साथ में बोलोगे तो एक्शन। ये है एक्शन। अब मैंने एक और वर्ड लिया है, ये मैंने आज के लेक्चर में बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये TION आ रहा है। तो आपको समझाने के लिए, ये जो शन वाली बात है ये समझाने के लिए मैंने ये वर्ड लिया है, स्टेशन। स्टेशन तो आप सब लोग बोलते हो यार, मैं मेट्रो स्टेशन पे हूँ, मैं ट्रेन स्टेशन पे हूँ, स्टेशन सब जानते हैं, है ना। तो इस स्टेशन को हम STATION लिखते हैं। तो यहाँ पे ए की साउंड क्या है? यहाँ पे ए की साउंड है ए, स्टे, स्टेशन, स्टे। और यहाँ पे TION की साउंड क्या है? TION की वर्ड्स में साउंड आती है शन, श और न। तो ये हो जाता है स्टेशन। जैसे आप लोग स्टेशन बोलते हो कि मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, बिल्कुल वैसे। अब मैंने सब्जेक्ट बोला और मैंने ऑब्जेक्ट बोला। अब इन वर्ड्स की मीनिंग में भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ रहे हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मैंने बोला। हमने देखा भी कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या होता है ना। तो इन दोनों वर्ड्स को कैसे बोलना है? ज्यादा मुश्किल नहीं है। इन दोनों वर्ड्स को, यहाँ पे जो यू है इसकी साउंड है अ, इसलिए ये है सब, सब, ओके। और यहाँ पे JECT जो है वो है जेट, JECT को जेट बोलना है। तो आधा अगर हम डिवाइड करें, ये है सब, स, यू की साउंड है अ, ब, सब, और ये है जेट, यहाँ पे की साउंड है ए, इसलिए इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। यहाँ पे सी जो है, यहाँ पे सी की क साउंड है और सॉफ्ट साउंड है, आधा क है, सब्जेक्ट, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? SU की बजाय यहाँ पे ओ है, बाकी तो सेम ही है ना। अब ओ की क्या साउंड आ रही है? यहाँ पे ओ की साउंड आ रही है ओ, ओ लेटर की साउंड आ रही है ओ, और बाकी सब तो वैसे ही आ गया, तो ये हो जाता है ऑब्जेक्ट। ये था सब्जेक्ट, ये है ऑब्जेक्ट। अब इन दोनों वर्ड्स, ये तो हमने देख लिया कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स का एक एक और मीनिंग भी होता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं
कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है या आप कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते हो। मैथ, साइंस, कॉमर्स, ये भी तो सब्जेक्ट होता है ना। तो एक तो होता है सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है और एक होता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो दोनों मतलब पता होने चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट भी सेंटेंस में होता है। उसके अलावा कोई भी चीज हो, जैसे ये पेन जो है ये एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है चीज। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक बोर्ड एक ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग था। अब उसके बाद है टीच। टीच तो हमें पता ही चल गया, सिखाना, पढ़ाना को इंग्लिश में टीच कहते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दो तो CH है। हमने SH का श देखा था शी वर्ड में, शिवानी वर्ड में पहले लेक्चर्स में। उसके बाद हमने देखा था WH जब था तो वो W ही हो गया था, व ही हो गया था, वीट में H की कोई साउंड नहीं थी। फिर हमने TH देखा था कि वो थ हो गया था। अब ऐसे ही CH जब होता है तो वो च हो जाता है, चंडीगढ़ वाला च। ओके, इसलिए इसको हम टीच बोलते हैं। ट बड़ी की मात्रा च, यहाँ पे जो E A आ रहे हैं ये लेटर्स, जो साउंड आ रही है वो आ रही है बड़ी E, टीच। स्पेलिंग है TEACH, साउंड है टीच, बड़ी E साउंड आ रही है। लर्न का मतलब होता है सीखना, और लर्न की प्रोनाउंसिएशन भी ध्यान से देखो, क्योंकि यहाँ पे भी EA है, जैसे टीच में भी EA है, यहाँ पे भी EA है, लेकिन इस EA को बड़ी E नहीं बोलते, इसको हम अ बोल रहे हैं, लर्न। यहाँ पे T था, यहाँ टीच, यहाँ पे लर्न। फर्क देखो, इंग्लिश में इतने डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे EA है, टीच बड़ी E, यहाँ पे EA है और इसकी साउंड आ रही है अ, लर्न। इसलिए लोगों को इतनी कंफ्यूजन होती है। तो ये हो गया लर्न, ऐसे बोलना है इसको ल। और उसके अलावा यहाँ पे जो आर है ना, इसकी सॉफ्ट साउंड है, हल्की साउंड है, पूरी नहीं है। अगर आप पूरी बोलोगे तो आप लर्न बोल दोगे, मैम आई वांट टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। आपको इसको सॉफ्ट साउंड बोलनी है और इसका ऐसे बोलना है लर्न, जैसे न के ऊपर आधा र, लर्न, ठीक है। उसके बाद प्ले। प्ले में भी लोग गलती करते हैं, जो नए लर्नर्स होते हैं ना, जो नए नए सीख रहे होते हैं, उसको पले बोल देते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अगर प्रे वर्ड था, हमें प्र बोलना था, परे नहीं बोलना था। ऐसे यहाँ पे हमें पले नहीं बोलना है, हमें प्ले बोलना है। आधा प है ल पे, और इस ए की साउंड है ए, प्ले। वाई की यहाँ पे कोई साउंड नहीं है। अब इस प्ले का एक मतलब तो होता ही है खेलना, जो क्रिया होता है, जो वर्ब होता है खेलना। इसके अलावा इसका एक और मतलब होता है नाटक। कई नाटक होते हैं ना, लोग एक्टिंग करते हैं, नाटक होते हैं, थिएटर होता है, उसको इंग्लिश में नाटक को प्ले बोलते हैं। तो फिर ये प्ले एक और ऐसा वर्ड हो गया जिसको दो तरीके से यूज होता है। एक होता है खेलना में, जहाँ पे वो एक क्रिया होता है, और एक होता है नाटक के लिए। जब ये नाटक के लिए यूज होता है तो ये क्रिया नहीं है, क्या है, नाउन है। अब मैंने आपको थोड़े बहुत नाउन्स बताए हुए हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, लेकिन और डिटेल में हम नाउन्स को आगे पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे। फिर यू को बोलना है य के ऊपर बड़ी यू की मात्रा यू। इसको हम, इस लेटर को YOU को हम बिल्कुल वैसे बोलते हैं जैसे हम इस अल्फाबेट को बोलते हैं। जब मैंने आपको ABCD पूरा बताया था तो हमारे पास एंड की तरफ यू था, तो यू को भी हम ऐसे ही बोल रहे थे, य और बड़ी यू की मात्रा, और YOU को भी हम ऐसे ही बोलते हैं। इसका मतलब होता है आप, और ये प्रोनाउन है। प्ले अभी मैंने बताया नाउन, प्ले तो वर्ब भी है। जब प्ले नाटक होता है तो वो नाउन हो जाता है, यू एक प्रोनाउन है। ये सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, ठीक है, नाउन्स, प्रोनाउंस। उसके अलावा हमारे पास एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स होते हैं। तो इन सबको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सब समझ आ गया। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से करें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, आप मेरे साथ फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो। लिंक सारे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, और मेरी ईमेल आईडी है hu@shivanibahari.com। इस पे भी आप मुझे ईमेल छोड़ सकते हो।
So thank you so much for watching. Bye bye.